देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। 12th में हमें 3 ही चैप्टर फिज़िकल के मिले हैं। पहला सॉल्यूशन है, दूसरा केमिकल काइनेटिक्स है और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सॉल्यूशन में भी थोड़ा थ्योरी का पोर्शन आता है, ऑस्मोसिस वगैरह वाला जो लास्ट में पोर्शन दिया है। केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत मेजर पोर्शन है जो थ्योरी का आता है, जैसे रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है, वो सब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें अगर न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लो तो मेजर प्रोबेबिलिटी यही है कि न्यूमेरिकल से ही इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा। थ्योरेटिकल बहुत कम चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हमें 2 तरह के सेल्स पढ़ने हैं। पहला एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन-सा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके बारे में हमें लास्ट में बस एक पोर्शन इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। जो नर्स्ट इक्वेशन है, जो मेरे पास फ़ॉर्मूले वगैरह हैं, वो सब मेरे पास किसके बेसिस पे दिए हुए हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसी को हम डेनियल सेल भी बोलते हैं, इसी को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो अगर बोलता है कि डेनियल सेल है उसका ई नॉट निकालो, वोल्टिक सेल है उसका ई नॉट निकालो, तो वो कुछ और नहीं है, वो मेरे पास कौन-सा सेल है? वो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमसे पूछता है कि क्या दोनों में अलग है? मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा मेरे पास वो दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है। मतलब ये जैसे मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है? इसमें मेरे पास पॉज़िटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ लोन। लोन मीन्स क्या है मेरे पास? जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, लेफ़्ट साइड वाला एनोड होता है और उसका पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव होता है। जस्ट अपोज़िट इसका कर दोगी तो वो हो जाएगा कैथोड, ठीक है। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें पूछ लेता है कि एनोड कौन-सा होगा, कैथोड कौन-सा होगा, किस पे कौन-सी रिएक्शन होगी, किस पे कौन-सी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे जाके +3 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज़ हो रहा है। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +2 हो गया, तो वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सेल कौन-सी चीज़ का कन्वर्जन करता है। तो जैसे मान लो उसने बोल दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। स्टेटमेंट दे रहा है पहला कि जो मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है दैट बिहेव एज़ नेगेटिव पोटेंशियल, जो मेरे पास ज़िंक इलेक्ट्रोड है दैट बिहेव एज़ पॉज़िटिव पोटेंशियल, जो एनोड है उस पे मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कैथोड है उस पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है दैट इज़ फ्रॉम द एनोड टू कैथोड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें पूछेंगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टॉपिक देगा, उस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन वाला थ्योरी वाला पोर्शन का जो पार्ट है वो इसी से, इतने ही पोर्शन से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आओगी तो जस्ट अपोजिट कर दोगी। यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन मेरे पास अगर एनोड पे हो रहा है तो वहाँ पे कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो आता है, एक तो ये पता होगा हाफ सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल की, दैट इज़ जिंक से मेरे पास Zn2+ बनता है, +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये हो रहा है, मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब जो मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है दैट इज़ एक्टिंग एज एनोड, ठीक है। और जो मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है दैट इज़ बिहेविंग एज अ कैथोड, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा मेरे पास कॉपर, कौन सा मेरे पास एनोड की तरह काम कर रहा है और कौन सा मेरे पास कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड काम करता है एनोड की तरह और जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है दैट बिहेव एज एन एनोड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है जो क्वेश्चन बनता है, वो बनता है सॉल्ट ब्रिज पे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? ये मेरे पास जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये दोनों एक दूसरे से जॉइन रहते हैं बाय अ ब्रिज, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम, क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कंप्लीट करना इनर सर्किट को। ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड बने हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है मेरे पास? वो काम करता है मेरे पास सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें जो मेरे पास सॉल्ट ब्रिज होता है वो मेरे पास मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी, और ये रिड्यूस करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एमसीक्यू में पूछता है, जैसे मान लो KNO3 है, ठीक है। तो मेरे पास एज अ सॉल्ट ब्रिज बिहेव कर रहा है, तो ये क्या है? K+ है, ये NO3 2- है। तो पूछता है इसमें वेलोसिटी का क्या होगा? तो जब भी मेरे पास सॉल्ट ब्रिज बनता है उस टाइम पे जिस भी
कंपोनेंट से सॉल्ट ब्रिज बन रहा है वो कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट ब्रिज रहता है वो मेरे पास मेंटेन करता है मेरे पास सर्किट को, मतलब इनर सर्किट को बैलेंस करता है। दूसरी चीज़ ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, और तीसरी चीज़ जिससे किस कंपोनेंट से बनता है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आ जाता है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। सेल रिप्रेजेंटेशन करने आता होगा, Zn है, ठीक है। Zn से मेरे पास Zn2+ बन रहा है, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड द सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2+ से Cu जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आती है, एक आता है मेरे पास एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में जो दिया है दैट इज़ ई नॉट सेल का, ठीक है। तो अगर ई नॉट सेल मेरे पास 1.1 वोल्ट के इक्वल होता है तो मेरे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होता है, उस टाइम पे मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल सेल की तरह बिहेव कर रहे होता है। जैसे नॉर्मल सेल मतलब क्या है, नॉर्मली मेरे पास क्या हो रहा है, एनोड से मेरे पास क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल केस चल रहा है वही केस चलता है जब ई नॉट जो होता है वो लेस देन होता है 1.1 वोल्ट के। लेकिन जब मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाता है, तो इस टाइम पे मेरे पास जो हो जाता है वो सेल किस तरह बिहेव करने लगता है, रिवर्स बिहेव करने लगता है। रिवर्स मीन्स क्या, जो अभी तक हम पहले पढ़ रहे थे वो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कहाँ से, कॉपर टू जिंक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूछ लेता है कि किस तरह से किस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ई नॉट वाला जो मेरे पास वैल्यू दी है कि जब इक्वल होगा तब वो कैसे बिहेव करेगा, जब मेरे पास मोर देन 1.1 होगा तब कैसे बिहेव करेगा, और जब लेस देन 1 होगा तब मेरे पास कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक आता है दैट इज़ ई नॉट ऑफ सेल। अब इसमें मेरे को निकालने को आता है ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है मेरे पास, ई नॉट ऑफ सेल होता है मेरे पास ई नॉट ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है। ये होता है मेरे पास इसमें, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं होता है ई नॉट ऑफ, ये डायरेक्टली ये समझो, देखो अगर मान लो ये फॉर्मूले पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ये ध्यान रखना है कि जिसका ई नॉट ऑफ सेल ज़्यादा रहता है वो मतलब क्या है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, दैट इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल जो होता है दैट इज़ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, सेल पोटेंशियल निकालते हैं किसी का भी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो इसमें आती है ई नॉट ऑफ सेल के बाद वो आती है, इससे मेरे पास क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे ई नॉट ऑफ सेल निकालेगा। तुम्हें ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा और ई नॉट ऑफ सेल निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ ये सेल पे पूछ सकता है जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट बताया, फिर सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन आ सकता है, सेल रिप्रेजेंटेशन पे आ सकता है कि इसमें से कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन सही है, या ये पूछ सकता है कि ये डबल लाइन क्या डोनेट करती है, इस तरह से। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये मेरे पास बचा जो फॉर्मूला है दैट इज़ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। एक पूरी सीरीज़ दी हुई है किसमें, एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास जैसे उनका ई नॉट ऑफ सेल है उस तरह से अरेंज किए हुए हैं, जैसे लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इस तरह से पूरा वो किया हुआ है, ठीक है। इसमें याद करने की जो ज़रूरत है वो बस इतना ध्यान रखना है, पहली बात जो याद रखना है दैट इज़ जो H2 है उसका मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, 0 होता है। जितने भी H2 के ऊपर हमें मिलेंगे एलिमेंट, ठीक है, H2 के ऊपर जो भी एलिमेंट मिलेंगे उन सब का हम ई नॉट ऑफ सेल क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जितने मेरे पास ई नॉट जो H2 है उसके नीचे मिलेंगे उन सब का ई नॉट जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो H2 होता है उसका जो ई नॉट होता है दैट इज़ 0, जो उसके ऊपर आते हैं उन सब का नेगेटिव, और जो उसके नीचे आते हैं उन सब का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसमें मेरे पास निकालने को आता है किसका दे देगा, 4 मेरे पास पोटेंशियल दे देंगे और बोलेगा उसमें से रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक रूल ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ऑक्सीडेशन टेंडेंसी के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। दैट मीन्स क्या याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज़्यादा, उस
का वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी अच्छी और वो उतना ख़राब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सबसे ख़राब रहेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट और वो उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा, और जिसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वो किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है वो रिड्यूसिंग एजेंट ख़राब है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ख़राब है, जिसका ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल अच्छा है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल से यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, सिर्फ ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल वाला। तो डायरेक्टली याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रहेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रहेगा, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खराब रहेगा, ठीक है। इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी इलेक्ट्रो के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बाद एक आती है दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सीयूईटी में कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे पूरा कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है और वहाँ पर टाइम का कंस्ट्रेंट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन की जगह हमारे पास ये क्वेश्चन जो मेरे पास ये वाले हैं, जो इलेक्ट्रिकल से आएगा, मतलब जो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं करंट वगैरह वाले, उन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है मेरे पास ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग सी, ठीक है, लॉग के सी। तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स ई ऑफ सेल, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला हम निकालते हैं, ठीक है। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इज द फराडे एंड लॉग के सी, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका? नर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। यहाँ से आती है नर्स्ट इक्वेशन, सारी वैल्यूज़ दी रहेंगी, बस हमें सॉल्व करना रहता है लॉग की वैल्यू डाल के, ठीक है। दूसरा चीज़ जो आता है लॉग केसी को हम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। दूसरा जो एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डेल्टा जी का। डेल्टा जी का जो फार्मूला आता है वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, ये हम उसमें भी पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी और फिर इलेक्ट्रो में भी आता है, दैट इज़ माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इससे न्यूमेरिकल एकदम बोल सकते हैं आ सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल वाला फार्मूला है, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर डेल्टा जी जो है, ठीक है, वो अगर मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और जब ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो पॉजिटिव होता है तब मेरे पास जो के होता है वो भी मेरे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब मेरे पास डेल्टा जी नेगेटिव होगा उस टाइम पे ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा, जो के होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये रिएक्शन मेरे पास स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, तो जहाँ पे भी डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, जहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव हो गया वहाँ पर वो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है, वहाँ रिएक्शन वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस अगर डेल्टा जी यही वाला जो है वो पॉजिटिव हो गया, ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव हो गया, जो की के हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तीसरा केस आता है जब डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ये कब देखने को मिलता है? जब इक्विब्रिलियम आता है, यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल ज़ीरो हो जाता है और के इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा जी वाला, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि डेल्टा जी के फॉर्मूले में हम कैसे यूज़ करके और क्या सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो डायरेक्टली मेरे पास फार्मूला है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.06 इंटू पी एच, ठीक है। इसको फार्मूला को लगा के डायरेक्टली हम किसको फाइंड आउट करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी मैं आगे वाली वीडियो में अपलोड कर देती हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर जाती नहीं है वो, ठीक है।